सोचिए, क्या सिर्फ 8 साल भारत जैसे इतने बड़े देश की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी के राज में बिल्कुल यही हुआ। तो चलिए समझते हैं कि यह सब कैसे हुआ। ये दौर मतलब विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ तो तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ पहियों और तारों से एक नए मॉडर्न भारत की नींव रखी जा रही थी। और कमाल की बात यह है कि ये सब एक ही आदमी की देखरेख में हो रहा था। तो सवाल उठता है, कौन था ये शख्स और आखिर कैसे कोई एक ही इंसान एक ही वक्त में एक विजेता भी हो सकता है और एक निर्माता भी? आइए लॉर्ड डलहौजी की इसी उलझी हुई, इसी कॉम्प्लेक्स विरासत की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं डलहौजी की विरासत के उस पहलू से जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हाँ, उसकी भूमिका एक विजेता के तौर पे। देखिए, डलहौजी के आते ही बड़े बड़े मिलिट्री एक्शन शुरू हो गए। 1849 आते आते एक जबरदस्त जंग के बाद जो ताकतवर सिख साम्राज्य था उसे ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। और बात यहीं नहीं रुकी। इसके ठीक बाद 1852 में बर्मा की बारी आ गई। मतलब कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की सरहदें बहुत तेजी से फैल रही थी। लेकिन जानते हैं, डलहौजी का सबसे असरदार हथियार तलवार नहीं थी, नहीं, बल्कि वो था एक कागज, एक दस्तावेज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। ये एक बहुत ही शातिर पॉलिसी थी जिसने अंग्रेजों को बिना एक गोली चलाए एक एक करके रियासतों को हड़पने का, कह सकते हैं कि एक कानूनी हक दे दिया। और इस सिद्धांत का असर तो जैसे बिजली की रफ्तार से हुआ। एक के बाद एक, सतारा, फिर झांसी, नागपुर, कई रियासतें देखते ही देखते ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गईं। और जाहिर है, इस सबसे भारतीय राजा महाराजाओं में गुस्सा और बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर आया साल 1856 और बारी थी अवध की। यहां तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला बहाना भी नहीं चला। यहां तो सीधे सीधे कुशासन, मतलब मिस गवर्नेंस का इल्जाम लगाया और एक पूरी की पूरी अमीर रियासत को हड़प लिया गया। मतलब वजह कोई भी हो, नतीजा एक ही था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ जीत और विलय की नहीं है। डलहौजी की विरासत का एक दूसरा पहलू भी है, और शायद पहले वाले से भी ज्यादा असरदार। ये वो डलहौजी है जिसने भारत को तारों और पहियों के जाल से जोड़ा। जी हां, डलहौजी एक निर्माता। तो चलिए बात करते हैं उस चीज की जो आगे चलकर भारत की धमनियां, मतलब आर्टरीज बन गईं। एक ऐसा आविष्कार जिसने देश की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी, रेलवे। तारीख थी 16 अप्रैल 1853, वो ऐतिहासिक दिन जब पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के लिए रवाना हुई। ये सिर्फ लोहे की पटरियों पर दौड़ती एक ट्रेन नहीं थी, नहीं, ये तो भारत के मॉडर्न बनने के सफर की पहली सीढ़ी थी। तो रेलवे ने तो मीलों की दूरियों को घंटों में समेट दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था उसमें तो जैसे वक्त को ही मात दे दी। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर तक कोई भी मैसेज बस मिनटों में पहुंच सकता था। जरा सोच कर देखिए, 1853 में कलकत्ता से आगरा कोई पैगाम भेजना कितना मुश्किल रहा होगा। हफ्ते लग जाते होंगे। और फिर आई पहली टेलीग्राफ लाइन जिसने इस काम को लगभग फौरन कर दिया। जाहिर है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस दोनों की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। और कम्युनिकेशन में ये जो क्रांति हो रही थी वो यहीं नहीं रुकी। 1854 में आया पोस्ट ऑफिस एक्ट। इसने पूरे देश के लिए एक जैसी पोस्टल सर्विस शुरू की और भारत के पहले पोस्टेज स्टैंप्स भी जारी किए। इसका मतलब यह था कि अब आम आदमी के लिए भी चिट्ठी भेजना बहुत आसान हो गया था। अब देखिए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, इनको मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी तो चाहिए थी ना। बस इसीलिए 1854 में बना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी PWD। और ये डिपार्टमेंट आज भी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो डलहौजी का ध्यान सिर्फ जमीनें जीतने और मशीनें लगाने पर ही नहीं था, नहीं, उसने उस सिस्टम को भी पूरी तरह से बदल दिया जो इतने बड़े साम्राज्य को चलाता था। हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन की। जरा सोचिए, एक ऐसे सिस्टम के बारे में जहां सारी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां सिर्फ जान पहचान और सिफारिश पर मिलती थीं। 1853 में डलहौजी ने इस सिस्टम को जड़ से बदल दिया। अब सिविल सर्विस में आने के लिए एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता था। यह एक बहुत बड़ा, मतलब एक क्रांतिकारी कदम था जहां सिफारिश की जगह काबिलियत को दी गई। अब बात करते हैं एजुकेशन की। इस फील्ड में 1854 का वुड्स डिस्पैच एक मील का पत्थर साबित हुआ।
इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पहली बार भारत के लिए एक पूरे स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम का खाका तैयार किया। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे बेस में थे गांव के स्कूल, जहां लोकल भाषाओं में पढ़ाई होती थी। उसके ऊपर शहरों में थे सरकारी कॉलेज, और पिरामिड के सबसे ऊपर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज, जो डलहौजी के जाने के फौरन बाद ही बन गईं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पढ़े लिखे भारतीय तैयार करने के लिए बनाया गया था। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, हम डलहौजी को आखिर कैसे याद रखें? एक जालिम साम्राज्यवादी के तौर पर जिसने एक के बाद एक रियासतों को निगल लिया, या फिर एक विजनरी बिल्डर के तौर पर जिसने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी? एक तरफ है वो डलहौजी जिसके हाथों में तलवार है, जो तोपों के दम पर साम्राज्य फैला रहा है, और दूसरी तरफ है वो डलहौजी जो रेलवे और टेलीग्राफ से भारत को मॉडर्न बना रहा है। यही डलहौजी का द्वंद्व है, एक ऐसी लेगेसी जो हमें सोचने पर मजबूर भी करती है और असहज भी। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें अक्सर भारतीय रेलवे का जनक या फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। ये एक ऐसा टाइटल है जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कामों के जबरदस्त असर को दिखाता है। एक ऐसी विरासत जिसे आज भी हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक हाथ से किया गया निर्माण दूसरे हाथ से किए गए विनाश को जायज ठहरा सकता है? इतिहास लॉर्ड डलहौजी को किस रूप में याद रखेगा, एक विजेता या एक निर्माता? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम इतिहास को किस चश्मे से देखते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।